हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर, डाटा सेक्शन एंड हीप। तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस किस तरीके से काम करता है और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पहले इन चीज़ों को थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ समझाऊंगा, डेली लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और फिर उसके बाद में यही चीज़ एक प्रोग्राम के ऊपर C++ में एक प्रोग्राम लिखकर और उसको कंपाइलर के ऊपर रन करके और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और जो पीछे कंसेप्ट रह गए होंगे वो प्रैक्टिकल देख के आपको क्लियर हो जाएंगे और फिर जब प्रैक्टिकल से क्लियर होते हैं कंसेप्ट तो वो कभी भूला नहीं करते। सो चलें हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपल सी एग्जाम्पल। ठीक है, क्या कि प्रोसेस से पहले हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोसेस और प्रोग्राम में फ़र्क क्या है, पहले तो मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। प्रोसेस और प्रोग्राम में इतना ही फ़र्क है जितना कि पानी और बर्फ़ के अंदर है। अब अभी कंफ्यूज हो गए होंगे, पानी और बर्फ़ कहाँ से आ गया। तो आता है, मेरे जो लेक्चर होते हैं उनमें ऐसी डेली लाइफ एग्जांपल्स आया करती हैं, आपको पता ही है। तो उसमें देखें, पानी क्या है। पानी जो है एक स्टेट है और उसी की दूसरी स्टेट क्या है, बर्फ़। जब उसको ठंडा किया जाता है पानी को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, तो एक फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है और उसके बाद वो जम के बर्फ़ बन जाता है। तो है क्या चीज़, पानी ही है। पानी की एक स्टेट को हम पानी कह रहे हैं, दूसरी जो स्टेट है उसको हम बर्फ़ कह रहे हैं। इसी तरीके से एक स्टेट का नाम प्रोसेस है और दूसरी स्टेट का नाम प्रोग्राम है। ठीक है, एक स्टेट का नाम प्रोग्राम है और दूसरी स्टेट का नाम प्रोसेस है। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है और कौन सी स्टेट किस तरीके से जाके वो प्रोसेस बन जाता है। जैसे कि पानी होता है, तो पानी को जब हम ठंडा करते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाकर, तो क्या होता है कि वो बर्फ़ बन जाता है। तो हम ये देखेंगे जब प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम किस तरीके से प्रोसेस बनता है और प्रोसेस बनने के बाद उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है ये क्या होते हैं और इनका क्या किरदार होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोग्राम के ऊपर से। तो प्रोग्राम क्या होता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक हो गया। अब देखें प्रोग्राम क्या होता है। आप नॉर्मली कितने सारे प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करते हो। लेट्स सपोज मैं अगर ये आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये स्लाइड्स जो चल रही हैं पावर पॉइंट में चल रही हैं। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है और मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसको जो है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक प्रोग्राम है। इसी तरीके से आप कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम यूज़ करते हो। आप कंप्यूटर के ऊपर छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी हो तो कैलकुलेटर खोल लेते हो। कैलकुलेटर क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी क्या ख़ास बात है कि एक जो प्रोग्राम होता है, जो भी आपको काम करने के लिए यूज़ कर रहे होते हो आप उसको एक प्रोग्राम कहते हो। और प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है, लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए होते हैं। और वो लाइंस ऑफ कोड किस लिए होती हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कैलकुलेटर को जब आप ऑन करते हो तो कैलकुलेटर आपके सामने रन होकर आ जाता है, लेकिन बैकएंड पे उस कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम बनाया गया तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी गई थी। ऐसा है या नहीं। और वो जो इंस्ट्रक्शंस थी वो क्या थी कि यूज़र को फैसिलिटेट करो कैलकुलेशन करने में। अब वो जो है आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तो ये चीज़ है। अब जब तक वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है और एक साइड पे रखा हुआ है, कैलकुलेटर की एग्जांपल आप माइंड में रख लो कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या इस वक्त मेरे लैपटॉप में कैलकुलेटर नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में कैलकुलेटर मौजूद है, लेकिन क्या है कि वो अभी एक पैसिव एंटिटी है, मतलब सोया हुआ है, एक साइड पर पड़ा हुआ है। तो जब तक वो सोया हुआ है, साइड पे पड़ा हुआ है, वो प्रोग्राम है। मैं जैसे ही उसको क्लिक करूँगा और क्लिक करके जैसे ही मैं उसको रन करूँगा और वो रन होके मेरे सामने आ जाएगा, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही वो लोड हो जाएगा मेरी मैन मेमोरी के अंदर, वो प्रोसेस बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम इससे आगे हम चल के देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ द प्रोसेस। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपके लैपटॉप में कैलकुलेटर मौजूद है लेकिन वो साइड पे पड़ा हुआ है। तो जब तक वो पड़ा हुआ है, वो पैसिव है, तब तक क्या है, वो एक प्रोग्राम है। अब जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हो, वो रन होकर आपके सामने आ जाता है, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, मैन मेमोरी में लोड हो जाता है। तो क्या होता है कि वो प्रोसेस बन जाता है। सोया हुआ है तो पैसिव है तो प्रोग्राम है, और एक्टिव हो गया, एक्टिव एंटिटी बन गया तो प्रोसेस हो गया। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक हो गया। अब जब वो प्रोसेस बन जाता है आपका प्रोग्राम, तो क्या करता है वो कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। डेफिनेटली अब वो एग्जीक्यूट हो गया है, अब वो ऑन हो गया है, वो आपका काम करने के लिए तैयार है। तो अब उसको सीपीयू भी चाहिए, उसको मेमोरी भी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको जो है चाहिए होती हैं। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके क्या करता है कि वो किसी किस्म का कोई ना कोई काम कर रहा होता है। मतलब ये कि आपका जो रिक्वायर्ड काम होता है उस टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आगे हम चलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस। ओके, एट्रीब्यूट्स को भी मैं छुपा देता हूँ, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें,
एक प्रोग्राम जो है वो समझ लें कि एक आपका एक सिपाही है जो कि आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। जब वो अपने मिशन पे निकलता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। अब आपका सिपाही जो है वो प्रोसेस बन गया। सेम लाइक जैसे एक आदमी घर पे बैठा हुआ है तो वो जो है एक नॉर्मल, उन घर वालों के लिए एक नॉर्मल आदमी है, लेकिन जैसे ही वो जंग के मैदान में आएगा तो वो सोल्जर होगा, वो सिपाही होगा, ठीक है। इसी तरीके से घर तक बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम ही है सबके लिए, बाकी सॉफ्टवेयर वालों के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने मिशन पे निकलेगा, अपने काम को, जो काम उसका है वो करने जैसे ही सामने आएगा तो प्रोसेस बन जाएगा। अब एक सोल्जर, एक सिपाही जब आपके मैदान में आ जाता है तो उसके पास एक बैग होता है, ठीक है। उस बैग में उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, सही है। वो चीज़ें होती हैं जिनकी उसको ज़रूरत है अपना मिशन पूरा करने के लिए। उसके अंदर एक प्लान होगा, उसके अंदर हो सकता है गन्स हों, उसमें कोई बॉम्ब्स हों, पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आपका जब प्रोसेस अपने मिशन पे निकलता है तो इसके पास भी एक बैग होता है। उस बैग की अंदर मुख्तलिफ़ पॉकेट्स हैं, ठीक है, और उन पॉकेट्स को आप क्या क्या कह लो कि ये जो है एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। उनमें से एक पॉकेट का नाम है प्रोग्राम काउंटर, दूसरे का नाम है स्टैक, तीसरे का नाम है डाटा सेक्शन और चौथे का नाम है हीप। अब क्या है कि वो निकला है प्रोसेस आपका कोई काम परफॉर्म करने के लिए, तो उसके बैग के अंदर जो चार पैकेट्स पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। अब हम देखते हैं जो पहली पॉकेट है प्रोग्राम काउंटर की, उसमें क्या रखता है वो। ये इस्तेमाल होती है कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब देखें दोबारा से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि जो एक प्रोग्राम है तो वो वही प्रोसेस बनाना, तो अब जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या होता है कि लाइंस ऑफ कोड्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या चीज़ रखी होती है कि अगर लाइन नंबर 10 चल रही है तो जो है नेक्स्ट कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होनी है, उसका जो एड्रेस होगा वो पहले से ही प्रोग्राम काउंटर के अंदर ला के रखा होता है, ताकि कोई काम लेट ना हो, जल्दी जल्दी से आपको नेक्स्ट लाइन्स मिलती चली जाएँ और वो जो है एग्जीक्यूट करता चला जाए। अब आप लोगों में से कुछ के माइंड में एक सवाल आया होगा कि यार डेफिनेटली ये तो कॉमन सी बात है कि अगर लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो रही है तो अगली जो लाइन है वो 11 ही एग्जीक्यूट होगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। समटाइम आपका प्रोग्राम के अंदर अगर आपको सी प्लस प्लस या सी का कोई इंट्रो भी है तो आपको पता होगा कि आप प्रोग्राम के अंदर समटाइम जंप कर रहे होते हो, आप कभी कभी गो टू स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे होते हो, आप कभी कहीं से ब्रेक कर रहे होते हो, आप कहीं फंक्शन कॉलिंग के अंदर बिल्कुल ही टॉप पे जा रहे होते हो, तो आप रैंडमली घूम रहे होते हो। तो इसलिए आपकी जो एक लाइन रन हो रही होती है उससे अगली लाइन का एड्रेस क्या है, वो किधर जाके रन करनी है, वो किधर से मिलेगी, वो सारी स्ट्रेटजी आपके प्रोग्राम काउंटर के अंदर पड़ी होती है। सही हो गया। आगे आप जाते हो तो देखते हो कि क्या है जी, स्टैक। अ स्टैक इज़ यूज टू स्टोर द डाटा ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि लोकल वेरिएबल्स, आप जब अपना कुछ सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हो तो क्या होता है, उसमें लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें पॉइंटर्स भी होते हैं, और इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही होती हैं, सही है। अब वो सारी की सारी चीज़ें खिचड़ी बना के एक जगह नहीं रखी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक अगर मिशन पे निकलता है अगर कोई एक बंदा, तो उसके पास गन्स होंगे, बॉम्ब्स होंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें एक जगह नहीं रखता कि कहीं वक्त आए मुझे इस्तेमाल करने का तो ढूंढता ही रहूँ कि वो चीज़ किधर गई जी। तो ये चीज़ नहीं होती। अब स्टैक वाली जो पॉकेट होती है उसमें उसने क्या रखा होता है, उसने वेरिएबल्स रखे होते हैं। आप प्रोग्राम बनाते हो तो आप वेरिएबल्स बनाते हो ना, जैसे कि इंट ए, इंट बी, इंट सी, ये जो लोकल वेरिएबल्स आप बना रहे होते हो वो सारे के सारे जैसे ही आप प्रोग्राम बना के उसको रन करते हो ना, तो रन करते जैसे आपका प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, तो प्रोसेस बनने के बाद जो उसके पास बैग होता है, उस बैग के जो स्टैक वाला पॉकेट है उसके अंदर आपके लोकल वेरिएबल्स पड़े होते हैं। सही हो गया, यहाँ तक क्लियर आपको। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है डाटा सेक्शन, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल स्टैक में चले गए तो कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि ग्लोबल होते हैं। अगर आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं पता तो आई मस्ट से कि सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट थोड़े से देखें आप, आपको समझ में आ जाएगी। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। अब जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको उठाकर आपका जो प्रोसेस होता है वो डाटा सेक्शन वाली पॉकेट में रखता है। अच्छा, इसके बाद आ गया हीप। हीप किस लिए यूज़ होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, सही है। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, आपको प्रोग्राम काउंटर समझ में आ गया होगा, स्टैक समझ आ गया होगा, डाटा सेक्शन समझ आ गया होगा, लेकिन आई होप सो कि हीप के ऊपर आप अटक गए होंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या। तो चलें इसको भी क्लियर करते हैं कि हीप किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब देखें, आपके पास फ़र्ज़ करें एक अरे है जिसके अंदर आप 4 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। आपने प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद आपने 4 एलिमेंट डाल दिए उस अरे के अंदर, अरे फुल हो गई। अब आपको फील होता है कि नहीं यार मुझे तो इसमें भी और डाटा डालना था,
ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप प्रोग्राम को स्टॉप करते हो और जाकर पीछे से अरे का साइज़ बड़ा करते हो ताकि आप और डाटा डाल सको। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास सिनेरियो को इस तरीके का है कि आप उस प्रोग्राम को रनिंग कंडीशन के अंदर आप उस अरे का साइज़ बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सही है। तो आप क्या करोगे कि आप रनिंग कंडीशन में अरे का साइज़ बढ़ाने के लिए डायनामिकली मेमोरी के अंदर आप साइज़ उसका बड़ा कर दोगे और उसके अंदर वो डाटा आप स्टोर करोगे। ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो अरे है उसके अंदर आपका डाटा और आ जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो आपको रोकना नहीं पड़ेगा। अब जैसे जिसके अंदर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, यू डायनामिकली इंक्रीज द साइज ऑफ द अरे, मीन्स यू आर सम हाउ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अरे व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग नाउ। when you increase the size of array in this kind of situation, in other words you are getting more memory in the system to use। ठीक है। अब देखें, जब आप इंक्रीज़ करोगे साइज़ ऑफ अरे रनिंग प्रोग्राम का किसी भी तरीके से, अब इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ माइंड में ना लेके बैठ जाना कि अरे का साइज़ तो रन टाइम पे चेंज होता ही नहीं है। वो भी मैं बताता हूँ कैसे होता है, सब्र करो। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो देख लो कि अरे के अंदर क्या होता है कि आप रनिंग प्रोग्राम के अंदर अरे का साइज़ जो है जैसे ही चेंज करने का सोचते हो तो आप अरे का साइज़ चेंज कर भी लेते हो। तो एक्चुअली आप क्या करते हो, पीछे जो आपका प्रोग्राम है वहाँ पे आप मेमोरी और डिमांड कर रहे होते हो। डेफिनेटली जब साइज़ बड़ा होगा तो बड़ा साइज़ का मतलब ये है कि मेमोरी ज़्यादा चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो जो आप और मेमोरी डिमांड कर रहे होते हो वो आपको फिर डायनामिकली मिलती है। ठीक है। डायनामिक का कंसेप्ट यही होता है कि आपको रन टाइम पे और मेमोरी मिल जाती है। तो वो जो और डायनामिकली मेमोरी मिलती है वो सारी की सारी मेमोरी किधर जाती है, वो आपके हीप सेक्शन के अंदर स्टोर हो रही होती है। अब आ जाते हैं हम इस बात की तरफ कि आप का अरे का साइज़ या फिर किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है, या फिर आप डायनामिकली एक रनिंग प्रोग्राम को और ज़्यादा मेमोरी कैसे दे सकते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि खैर यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग तो नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा क्लू देने जा रहा हूँ। आप इसको जाके पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट mysoftwarenotes.com का लिंक होगा और उसके ऊपर जब आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको इसी के ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगी वहाँ से PDF में डाउनलोड करने में, और वहीं पर ही एक और वेबसाइट का लिंक होगा जहाँ पे इन्होंने ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। मैं वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ जाके इसको पढ़ेंगे। और उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन है, ठीक है, उसका नाम है malloc। ठीक है। ये C++ के अंदर आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसकी जो है malloc पढ़ लो या फिर malloc पढ़ लो, जिसको जो भी पढ़ लो। इसमें M स्टैंड फॉर होता है मेमोरी और ALLOC जो लिखा हुआ है ये स्टैंड फॉर होता है एलोकेशन, यानी कि मेमोरी एलोकेशन का एक फंक्शन होता है। इसको यूज़ करके आप किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर उसकी जो मेमोरी इस वक्त वो इस्तेमाल कर रहा है उसको आप बढ़ा सकते हैं, और जब वो बढ़ जाती है तो वही डायनामिकली इंक्रीजिंग होती है मेमोरी की, और उसकी जो डायनामिकली इंक्रीज़ हुई हुई नई मेमोरी होती है वो आप प्रोग्राम के अंदर जो उसका एट्रीब्यूट हीप है उसके अंदर रखते हैं। सो आई थिंक सो कि मैंने आपको कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे, किस चीज़ के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर। ठीक हो गया। चलें अब मैं आपके सामने स्लाइड्स ऑफ करता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा बना के रखा हुआ है, ये देखें। अब अगर आपको C++ आती है थोड़ी सी भी तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। C++ का बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। मैंने क्या किया कि ये तो खैर लाइब्रेरीज़ वगैरह इनको छोड़ दें, हम यहाँ से चलते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक हो गया। एक वेरिएबल मैंने बनाया ग्लोबल वेरिएबल 1, दूसरा बनाया ग्लोबल वेरिएबल 2। ये दोनों ग्लोबल हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया इंट ऐड। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि ग्लोबल वेरिएबल 1 और 2 की दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करके रिटर्न कर दो। इसके बाद मैं मैन के फंक्शन में आ गया। मैंने क्या किया कि ग्लोबल वेरिएबल 1 को मैंने वैल्यू असाइन की 5 और ग्लोबल वेरिएबल 2 को मैंने वैल्यू असाइन की 10। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल ऐसे होते हैं कि उनको पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इसलिए देखें हम इसको मैन के अंदर से ऐड कर रहे हैं, इनको हम ऐड के फंक्शन में, और मैन के वैल्यू से फंक्शन से इनको हम वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब इन दोनों को हमने वैल्यूज असाइन कर दी 5 एंड 10। उसके बाद हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल जिसका स्कोप यहीं तक ही है, इंट सम के नाम से। फिर हमने ऐड के फंक्शन को कॉल किया और इसको कहा कि तुम जो वैल्यू रिटर्न करोगे वो उठा के हमें सम के वेरिएबल यानी हमारे लोकल वेरिएबल में सेव करवा दो। और उसको करवाने के बाद हमने क्या किया कि इस सम को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है। अब हम इसको रन करें तो उसका क्या आंसर आना चाहिए? सिंपल सी बात है, 5 + 10 15 होते हैं तो 15 हमारे सामने आना चाहिए। लेकिन बात क्या है, हमने क्या लिखा? अब आप थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से गौर करें, टर्मिनोलॉजीज पे गौर करें। ये हमने क्या लिखा? प्रोग्राम लिखा। ठीक है।
अब जब ये तब तक प्रोग्राम है जब तक कि हमारे पास ऐसे स्लीपिंग कंडीशन में पड़ा हुआ है। हम इसको जैसे ही रन करेंगे ये प्रोग्राम नहीं रहेगा, ये प्रोसेस बन जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, अभी आपको अब इसी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस बना हुआ दिखाऊंगा भी। ये प्रोसेस बन जाएगा। जब प्रोसेस ये बन जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये जो इतना सारा मटेरियल है इसको कहीं तो सेव करना है ना इसने, तो ये कैसे करेगा, किस तरीके से इसको लेके चलेगा। तो ये क्या करेगा कि इसके पास फिर प्रोसेस बनने के पास एक बैग होगा जिसके अंदर इसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पॉकेट होंगे। एक प्रोग्राम काउंटर होगा, एक डाटा सेक्शन होगा, एक हीप होगा, एक स्टैक होगा, आप देख चुके हैं, सही है। अब ये क्या करेगा कि जब प्रोग्राम काउंटर होगा तो जब ये इस वाली लाइन को रन कर रहा होगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस यानी कि इस लाइन का एड्रेस ये अपने पास प्रोग्राम काउंटर में रख लेगा, और जब इसको रन कर रहा होगा तो इसका रख लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये प्रोग्राम चलता चला जाएगा, और इसके अंदर जब ये देखेगा कि ग्लोबल वेरिएबल मुझे मिला है कि ये वाला, तो इसको उठा के ये कहाँ रख लेगा। हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि जो ग्लोबल वेरिएबल हैं वो किस जगह पर रहते हैं, आपके डाटा सेक्शन में। इस मीन के डाटा सेक्शन वाली पॉकेट के अंदर ये इन दोनों वेरिएबल्स को डाल देगा। सही हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ये जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये वही ग्लोबल वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं जो इसके पास पहले से पॉकेट में पड़े हुए डाटा सेक्शन की। अब इसको आगे एक लोकल वेरिएबल मिलेगा। जब इसको लोकल वेरिएबल मिलेगा तो इसको उठाकर ये अपनी कौन सी पॉकेट में डाल लेगा, ये भी हम देख लेते हैं, स्टैक वाली। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर वाली पॉकेट के अंदर आपका डाटा आ गया, स्टैक वाली पॉकेट के अंदर आपका डाटा आ गया, डाटा सेक्शन वाली पॉकेट के अंदर डाटा आ गया। अच्छा, अब हीप वाली एग्जांपल मैंने इस यहाँ पे हीप का कंसेप्ट क्लियर नहीं किया क्योंकि हीप का कोड बहुत लेंथी हो जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आपको जो लिंक दूंगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। खैर चलें, 3 पॉकेट्स हमने भर दी इसकी। अब इसकी 3 पॉकेट्स में डाटा आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि रन करेंगे, अभी तक ये प्रोग्राम था, अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो ये प्रोसेस बन जाएगा। देखें, ये रनिंग फॉर्म में है, हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है लिखा हुआ 15। अब हमें कैसे पता चले कि ये प्रोसेस बन गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने यहाँ पे राइट क्लिक करें स्टार्ट बटन पे और यहाँ से टास्क मैनेजर में जाएं। टास्क मैनेजर में आपको आपके कंप्यूटर के सारे प्रोसेस रन होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये सारे के सारे रन हो रहे हैं टास्क मैनेजर में। अब देखें, डेव C++ के नाम से ये चल रहा है क्योंकि ये इस वक्त प्रोग्राम हमारा डेव C++ के थ्रू चल रहा है। तो देखें, ये आपका डेव C++ के नाम से आपको रनिंग फॉर्म में नज़र आ गया। बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है, पावर पॉइंट चल रहा है, सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको और क्लियर करता हूँ आपके सामने। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मैंने इसको एक दफ़ा रन कर दिया तो इसकी एक एक्जी फाइल मेरे डेस्कटॉप पे बन चुकी होगी क्योंकि मैंने इसकी लोकेशन डेस्कटॉप दी हुई थी। अब ये देखिए जी, ये रही वो एक्जी फाइल। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, यानी कि अपने डेव C++ को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इस एक्जी को जो आपके सामने उठाई थी, ये रही, मैं इसको रन करता हूँ। अनटाइटल के नाम से ये एक्जी है। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो जो हमारा प्रोग्राम था वो रन होना चाहिए। उप्स, हो भी रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि वो रन करके चला जाता है क्योंकि आपको पता है कि वो इंतज़ार कर रहा है किसी इनपुट का। तो मैं क्या किया कि सी इन करवा देता हूँ मैं यहाँ पर एक इनपुट। सही है। अब ये भी जो हमने लोकल वेरिएबल बनाया ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी स्टैक में चला जाएगा। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखें, ये रन हो गया, 15 लिखा हुआ भी आ गया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से अगैन बंद करके वही वाला प्रोग्राम मैं दोबारा रन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट उस प्रोग्राम को, अभी ये स्लीपिंग कंडीशन में पड़ा हुआ है तो ये प्रोग्राम है। अब मैंने इसको दोबारा से रन किया तो ये देखें, ये रन हो गया, 15 हमारे सामने आ गया। अब हम दोबारा से टास्क मैनेजर में जाते हैं। डेव C++ तो हमने ऑफ़ कर दिया है, लेकिन ये प्रोग्राम तो प्रोसेस बन चुका है ना। तो ये देखिए, ये untitled1.exe ये रहा, और ये यहाँ पर ये प्रोसेस के टैब के अंदर हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, कि हमने ये पढ़ा था, दोबारा से मैं उसके ऊपर जाता हूँ कि प्रोसेस के ऊपर हाँ, इट यूजेस सिस्टम रिसोर्सेज टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, अब ये क्या है कि ये एक प्रोसेस है। व्हाट इज़ प्रोसेस, तो उसके अंदर हमने सारा पढ़ा था कि जो प्रोसेस होता है जब वो चल रहा होता है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ करता है। अब वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये देखिए, इसका CPU का यूजेज, मेमोरी को इस वक्त ये 6.8 MB यूज़ कर रहा है, CPU को ये 0% यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा रहा है, स्टेबल कंडीशन में हमें आउटपुट दिखा रहा है, इस वजह से। तो देखें, जब आपका एक
प्रोग्राम प्रोसेस बनता है तो इस टैब में आपको आके नज़र भी आ जाता है और आप यहाँ से आके उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज आपके इस्तेमाल कर रहा है। सो ये एक छोटा सा तो नहीं खैर, लेकिन लंबा हो गया, लेकिन ये है कि एक लेक्चर था जिसका आई होप सो कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट क्लियर कर सकूं कि एक प्रोग्राम किस तरीके से प्रोसेस बनता है और उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, हीप और डाटा सेक्शंस वगैरह का क्या किरदार होता है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगती है, काइंडली लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसको भी पॉइंट आउट कर दिया करें। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। थैंक यू वेरी मच।